प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश, उसके परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा ये भौतिकी का अध्याय है, इसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के सरल प्रकाशिक यंत्र व युक्तियां जैसे लेंस, गोलीय दर्पण आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। और प्रकाश के आरंभिक अध्ययन में हम ये सोचते थे कि प्रकाश एक कण का रूप है, और फिर हमने कुछ प्रयोगों के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि प्रकाश एक कण नहीं बल्कि एक तरंग का रूप है। किंतु आधुनिक प्रयोगों से, क्वांटम मैकेनिक्स आदि विषयों के अध्ययन से हमें ये पता चला कि प्रकाश कण व तरंग दोनों के ही रूप में विद्यमान होता है। तो हालांकि प्रकाश के कण और तरंग दोनों रूपों के बारे में आप अपनी आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अभी इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और हम प्रकाश के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी इस अध्याय में लेंगे, उन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन जो है एक इस प्रकार की क्रिया है कि जो प्रकाश है, जब उसके रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है जिसके आर पार वो नहीं जा सकता है, तो उसकी एक छाया बनती है, उस पदार्थ की एक छाया बनती है। जैसे सपोज करो ये हमारा कोई प्रकाश का स्रोत है एस, और यहाँ से प्रकाश जा रहा है और उसके रास्ते में कोई अवरोध आ गया है, तो इस अवरोध की छाया यहाँ पर बनेगी। ये आप सभी जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में आपने इस बात को अनुभव भी किया है। किंतु जो प्रकाश है, अवरोध के किनारों से वो छाया के अंदर थोड़ा सा मुड़ जाता है इस तरीके से। तो अगर ये अवरोध है और उसकी छाया यहाँ पर बन रही है, तो ये सारा का सारा छायांकित भाग है, यहाँ पर ये सारा का सारा छायांकित भाग हुआ। किंतु इस छायांकित भाग में प्रकाश थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाता है यहाँ से इस तरीके से, जिसकी वजह से जो छाया के किनारे होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं। इसको आप अपनी अभी अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप अगर किसी भी वस्तु की छाया को ध्यान से देखोगे, तो उस छाया के जो किनारे हैं थोड़े से धुंधले आपको नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर किनारों की तरफ थोड़ा सा प्रकाश अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इस परिघटना का जो व्याख्या है वो केवल प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है। तो इसीलिए विवर्तन से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश एक तरंग का रूप है। किंतु अनेक अन्य प्रयोगों से हमें यह भी पता चलता है कि प्रकाश एक कण का रूप है, जिसकी वजह से आज के समय में प्रकाश को कण व तरंग दोनों के रूप में माना जाता है। विवर्तन के ऊपर जो है प्रश्न, कई बार एक नंबर में कोई भी प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, तो उसमें आपको उत्तर में यही लिखना है, प्रकाश जो है वो किसी अवरोध के आने पर उस अवरोध के अपने रास्ते में आने वाले किसी अवरोध के किनारों से छाया के अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश विवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में गति करता हुआ किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराता है, तो अब वापस अपने माध्यम में लौट आता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब ये जो है, जैसे सपोज करो कोई किरण है प्रकाश की, इस तरह से आ रही थी, यहाँ पर रास्ते में उसको कोई समतल पृष्ठ मिला या कोई किसी भी तरह का पृष्ठ मिला जिससे टकरा कर वह इस रास्ते से वापस अपने उसी माध्यम में लौट आई जिस माध्यम में वह गति कर रही थी। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा लिखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। जब किसी प्रकाश किसी माध्यम के पृष्ठ से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट आता है जिस माध्यम से वह आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातों को हम ध्यान से समझ लेते हैं। वो किरण जो प्रकाश की उस पृष्ठ की तरफ आ रही थी, परावर्तक पृष्ठ की तरफ आ रही थी, उसे कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर वह परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर हम इस परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पर ये
जो आपतित किरण है यहाँ पर इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आई, तो इस किरण को जो परावर्तन के पश्चात वापस माध्यम में लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पर जो पृष्ठ है जिससे परावर्तन हो रहा है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये एक पॉलिश किया हुआ सतह हो सकता है, कोई दर्पण हो सकता है, या कुछ कोई भी सतह हो सकती है। यहाँ पर एक एंगल जो हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, जो कोण हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, उस एंगल को कहते हैं आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल, और दिखाते हैं आई से, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो कोण हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, ये वाला कोण, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, जो कि आर से इसको हम दिखाते हैं, और रिफ्लेक्ट एंगल होता है ये, इसीलिए आर से इसको दिखाते हैं। तो ये हमारा परावर्तन कोण होता है। मेरे ख्याल से ये सभी जानकारी आपको समझ आई होगी, मूलभूत जानकारी है हमारी प्रकाश के परावर्तन की। आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किन नियमों का पालन करता है उनको एक बार हम समझ लेते हैं ध्यान से। तो जो पहला नियम है वो ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर जो आपतन कोण है, यानी कि वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, आई, हमेशा परावर्तन कोण जो कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल आई जो है वो हमारा 45 डिग्री का है, तो हम ये भी कहेंगे कि जो एंगल आर है वो भी हमारा 45 डिग्री का होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर सपोज करो एंगल आई का जो मान है वो अगर आपका 37.5 डिग्री है, तो जो एंगल आर है उसका मान भी 37.5 डिग्री ही होगा। ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं और इस नियम का हमेशा पालन होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। आगे चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम हमें ये कहता है कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल में होने का इनका मतलब क्या है? भाई मान लो कि आपतित किरण आ रही है, किसी दर्पण पर टकराई और यहां पर हमने एक अभिलंब खींचा, तो आपतित किरण और अभिलंब का तल हम ये मान लेते हैं, एक तल ये बना लिया हमने, ये काल्पनिक तल है। इस तल में हमारे आपतित किरण और अभिलंब है, तो जो हमारी परावर्तित किरण है वह भी इसी तल से होके जाएगी, इस तल से पीछे या इस तल के आगे से नहीं जाएगी, बल्कि इसी तल में जाएगी। तो इस तरह से जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया को इन दो नियम की सहायता से ही पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है या समझा जा सकता है। अब आगे चलते हैं कि परावर्तन कितनी तरह का हो सकता है और परावर्तन की सहायता से हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन कई बार न केवल हमारी जो बोर्ड की परीक्षा उसमें पूछे गए हैं, बल्कि यहां से एक प्रश्न कई बार हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो जैसे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसका उत्तर यह है कि प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और फिर वहां से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आपको पहले से ही जानकारी है कि भाई जो प्रकाश है, जो सफेद प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, वो हमारी जो है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये आपको पहले से जानकारी है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो सपोज करो जो हमारी व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों से अब सपोज करो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि भाई किसी पत्ती का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तो आप में से कई लोग उत्तर दोगे कि भाई क्लोरोफिल की वजह से हरा दिखाई देता है, क्योंकि उस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है। किंतु ये जो जवाब है ये सही नहीं है, अशुद्ध है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो पत्ती के ऊपर सफेद प्रकाश आता है, व्हाइट लाइट आती है, उस व्हाइट लाइट में पत्ती जो है बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, केवल हरे रंग को परावर्तित करती है।
जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, पत्ती ने सभी रंग अवशोषित कर लिए हैं, केवल हरे रंग को ही परावर्तित किया है। तो वहां से परावर्तित होकर केवल हरा रंग ही हमारी आंखों में आ पाता है, जिसकी वजह से पत्ती हमें हरे रंग की दिखाई देती है। इसी तरह अगर आपके कमरे में कोई लाल वस्तु रखी हुई है, तो आप ये समझ लो कि उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की सभी अ, लाल रंग को छोड़ के सभी प्रकाश को उसने अवशोषित कर लिया है और केवल लाल रंग को परावर्तित किया है, इसलिए वह वस्तु में लाल रंग की दिखाई दे रही है। तो इस तरह से न केवल हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु में किस रंग की कैसे दिखाई देती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि हमें दिखाई कैसे देती है। परावर्तन की वजह से दिखाई देती है और किसी खास रंग के प्रकाश को ही कोई वस्तु परावर्तित कर रही होती है, तो हमें वो उसी रंग की दिखाई देती है। अब जैसे अगर कोई वस्तु सफेद रंग की हमें दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर रही है, इसलिए वस्तु में सफेद रंग की दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है कि वस्तु को हम कैसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है। एक होता है हमारा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि अगर किसी परावर्तक पृष्ठ पे आने वाली किरणें आपस में समांतर हैं, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये किरणें आपस में समांतर हैं और परावर्तन के पश्चात भी वो समांतर ही रहती हैं। परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं आपस में आप ध्यान से देखोगे तो ये किरणें भी समांतर हैं। तब इस तरह के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। इस नियमित परावर्तन में एक खास बात है कि ये नियमित परावर्तन केवल चिकने और समतल पृष्ठों से ही होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पृष्ठ है जो चिकना है, समतल है और तब उससे जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा और नियमित परावर्तन से ही हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जैसे समतल दर्पण होता है वो बिल्कुल चिकना होता है, तो उस चिकने दर्पण से नियमित परावर्तन होता है, जिसकी वजह से हम उससे अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो अगर हमें कोई प्रतिबिंब परावर्तन की वजह से दिखाई दे रहा है, तो वह समझ लो डेफिनेटली निश्चित रूप से वहां पर नियमित परावर्तन हो रहा है। अब अनियमित परावर्तन की देख लेते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश पुंज समानांतर किरणों से बना हुआ है और वो किसी परावर्तक पृष्ठ पे आता है, जैसे कि यहाँ पर जो प्रकाश पुंज है समानांतर किरणें हैं ये इस पर परावर्तक पृष्ठ पर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि जो परावर्तक पृष्ठ है वो खुरदरा है, वो समतल नहीं है, तो किसी किरण को किसी दिशा में परावर्तित कर देगा और किसी किरण को दूसरी दिशा में परावर्तित कर देगा और इस तरह से जो किरणें हैं वो आपस में समांतर नहीं रहेंगी, तो अलग अलग दिशा में वो किरणें चली जाएंगी। तो अगर कोई समांतर किरण पुंज किसी खुरदरे पृष्ठ पर आता है, तो परावर्तन के पश्चात वो समांतर नहीं रह जाता है और ना ही किसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो ऐसे परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ये हमेशा खुरदरे पृष्ठों से होता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें किरणें समांतर नहीं रह जाती हैं, तो इसलिए आप इसे प्रतिबिंब भी नहीं देख सकते। तो आपके कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं, आपको वो दिखाई दे रही है, मतलब वो परावर्तन तो कर रही है प्रकाश का, लेकिन उसमें आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वे नियमित परावर्तन नहीं कर रही। कोई दीवार है, कोई आपका कपड़ा है या कोई आपका बेड है या अलमीरा है या कुछ भी है, वहां से आपको प्रकाश का परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन वहां आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा, प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा अपना। कारण उसका ये है कि वहां से अनियमित परावर्तन हो रहा है, विसरित परावर्तन हो रहा है। तो जब भी विसरित परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन की वजह से कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, ये आप हमेशा याद रखिए। लेकिन दर्पण से नियमित परावर्तन होता है, इसलिए वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो दीवार वगैरह है उनमें आपको अपना प्रतिबिंब इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि वहां से नियमित परावर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये परावर्तन आपको समझ आया होगा। दोनों प्रकार के परावर्तन ही आपको समझ आए होंगे। अपनी नोटबुक में आप इनको अच्छे से लिखेंगे और बाकी की जो कक्षाएं हैं उसे हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस तरह से जो नियमित परावर्तन है वो प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है, कितने तरह के प्रतिबिंब होते हैं, कितने तरह के दर्पण होते हैं, वह सब हम अपनी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।